नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी उड़ान अभ्यास पत्रक में पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए निबंध से संबंधित गतिविधियों को हल करेंगे। आइए हल करते हैं। गतिविधि 1, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ें और इससे संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम हल करेंगे। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। नीचे ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो ऊपर दिए गए गद्यांश से संबंधित हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। जैसे प्रश्न क, अनिल की छोटी बहन का क्या नाम है। गद्यांश में पहले ही वाक्य में बताया गया है कि दिव्या अनिल की छोटी बहन है, तो इसका उत्तर रहेगा अनिल की छोटी बहन का नाम दिव्या है। वो गद्यांश के पहले ही वाक्य से हमें पता चल जाता है। प्रश्न ख, दिव्या को हर समय थकान क्यों महसूस होती है। तो हमें वो इस वाक्य से पता चलता है कि उसे थकान महसूस होती है, मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। जब वो अस्पताल में जाती है तो डॉक्टर ने देखा और कहा कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो सही उत्तर रहेगा दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। तो हम उत्तर को लिखते हैं, क्योंकि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। प्रश्न ग, रक्त के कोई दो पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थक शब्द। तो रक्त के पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से रहेंगे, खून, लहू, रुधिर आदि। इसके अलावा आपको अन्य जो भी समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द याद है वो भी आप बता सकते हैं और लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है घ, प्रस्तुत गद्यांश से विदेशज शब्द छांटकर लिखें। जो ऊपर हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें जो भी विदेशज शब्द आए हैं उससे आप भली प्रकार से परिचित हैं कि विदेशज शब्द वो होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे इस गद्यांश में डॉक्टर शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है, तो इसमें एक डॉक्टर शब्द आया है, स्लाइड है, रिपोर्ट। तो ये विदेशी शब्द इस प्रकार रहेंगे, डॉक्टर, स्लाइड, रिपोर्ट। गतिविधि 2,
अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और इनमें खाली स्थान छोड़ दिए गए हैं। उस खाली स्थान को आपने पूरा करना है, लेकिन आपकी मदद के लिए कोष्ठक के अंदर हर वाक्य के लिए दो दो शब्द लिखे गए हैं। उनमें से एक शब्द गलत है, एक सही है। आपको सही शब्द को चुनना है और वाक्य में लिखना है, तो जिससे आपका वाक्य पूरा हो जाए। आइए पहले वाक्य को पूरा करते हैं, क भाग को। बुराई में रस लेना बात है, तो कैसी बात है, अच्छी या बुरी? कैसी बात है वो? बुरी। तो आप बुरी शब्द को लिखेंगे, बुराई में रस लेना बुरी बात है। ख, आज मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं? गुण या दोष? क्या आएगा? दोष। दोष का अर्थ होता है बुराई या कमी। आज हम जो भी कार्य करते हैं दूसरे लोग उसके अंदर कोई ना कोई कमियां या बुराई या दोष ढूंढते हैं, खोजने लगते हैं, तो यहां शब्द आएगा दोष। ग, भोले भाले तथा फल फूल खालिस्तान समास के उदाहरण है। जो भोले भाले शब्द है और फल फूल जो शब्द है वो कौन से समास के उदाहरण है? द्विगु या द्वंद्व। वो किस समास के उदाहरण है? द्वंद्व। द्वंद्व जो समास है उसमें दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे भोले और भाले के बीच में और फल और फूल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा द्वंद्व समास। घ, रमेश खालिस्तान दिल्ली जाएगा, भी या हो, इनमें से सही शब्द रहेगा भी। तो वाक्य पूरा इस प्रकार होगा, रमेश भी दिल्ली जाएगा, रमेश भी दिल्ली जाएगा। गतिविधि नंबर 3, भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जो भ्रष्टाचार शब्द है उसका क्या करना है? संधि से हमने विच्छेद कर देना है। तो जो भ्रष्टाचार शब्द है वो भ्रष्ट प्लस आचार शब्दों से मिलकर बनता है, तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद रहेगा इस प्रकार, भ्रष्ट जमा आचार। गतिविधि नंबर 4, निम्न शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखें। ये शब्द दिखाए गए हैं, भारतीय, विनम्रता, जीविका, ईमानदारी। इन शब्दों में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है उसको हमने छांट करके अलग से लिखना है। प्रत्यय से आप भली प्रकार से परिचित हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आखिर में या अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दें, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो आइए इन शब्दों में से प्रत्ययों को ढूंढते हैं। भारतीय, भारतीय शब्द में जो प्रत्यय है वो है ईय, जो दीर्घ ई और य, भारतीय में ईय। विनम्रता, विनम्रता में ता प्रत्यय है। जीविका, जीविका जो शब्द है उसमें ई, ह्रस्व ई और का, इका। जीविका में क्या प्रत्यय रहेगा? इका। ईमानदारी, ईमानदारी में जो प्रत्यय रहेगा दीर्घ ई, ई। ईमानदारी में कौन सा प्रत्यय है? ई। गतिविधि नंबर 5, स्वास्थ्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक संक्षिप्त लेख लिखें। यहाँ पर आपने स्वास्थ्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। हर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है। मैंने भी यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है, आप भी अपने विचार अपने ढंग से प्रकट कर सकते हैं। किसी विद्वान ने बिल्कुल सही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया। हम इस वाक्य को अपने माता पिता, दादा दादी व अपने गुरुजनों से भी सुनते आ रहे हैं कि ये बात किसी ने बिल्कुल सही कही है, पहला सुख निरोगी काया। इसका अर्थ है कि हमारी जिंदगी में
सबसे पहला यानी सबसे मुख्य जो सुख है हमारे शरीर का निरोग होना है। तो सबसे जो पहला सुख है वो ये है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, निरोग रहे, निरोग बिना रोगों के, यानी कि स्वस्थ रहे हम, यही सबसे पहला और मुख्य सुख होता है। अर्थात यदि हमारा शरीर निरोग है यानी स्वस्थ है, तभी हम अन्य सुखों का आनंद ले पाएंगे। यदि हमारे पास खूब धन दौलत, कोठी बंगला, गाड़ियां और घर पर सभी प्रकार के सुख व आराम के साधन उपलब्ध हैं, परंतु शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। हमारे पास सभी प्रकार के सुख के साधन हैं, ऐशो आराम है, हमारे घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, परंतु हम शरीर से स्वस्थ नहीं है, परंतु हम शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, यानी कि हम बीमार हैं। तो ये सुख सुविधाएं बेकार हैं, यानी कि हम इन सभी सुख सुविधाओं का अच्छी प्रकार से आनंद नहीं ले सकते। किसी ने यह भी कहा है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और हम ये बात भी सुनते आते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, यानी कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तभी हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा, यानी कि हमारा मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। जब हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमारा मन खुश रह सकता है, हम प्रसन्न रह सकते हैं, मजे में रह सकते हैं, खुश रहेंगे। हम अपने कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी जीवन प्रगति करते हुए राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो तभी हम जीवन के हर सुख का आनंद ले पाते हैं, और हमारा शरीर स्वस्थ है तो तभी हम मन से भी खुश रह पाएंगे, अच्छे कार्यों में हमारा मन लगेगा, और हम अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और जो हमारा सामाजिक या पारिवारिक जीवन है या देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनका हम अच्छी प्रकार से पालन कर पाएंगे, और हम एक सुखपूर्वक और आनंददायक जिंदगी जी पाएंगे। आशा है आपको हमारी आज की कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।